नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहाड़ी समुदाय को भी आरक्षण देने के केंद्र के सरकार के ऐलान से जल भुनकर सियासी रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कुछ राजनीतिक दलों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खबरदार किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसे सियासी दल कुछ समुदायों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिन्हें सुधरने की जरूरत है। जम्मू में आज जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराज्यपाल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि एक बार फिर से ये स्पष्ट किया है कि पहाड़ी समुदाय को आरक्षण जरूर दिया जाएगा, लेकिन गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण में किसी भी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ये साफ तौर पर कह चुके हैं, लिहाजा इस ऐलान पर सियासत करने वाले दलों को भी ये गांठ बांध लेना चाहिए। करने के लिए प्लानिंग का जिनका चेहरा जाता है। राजनीतिक एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब गृह मंत्री जी आए थे तो राजौरी और बारामूला की सभा में उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल कहा था कि पहाड़ी भाइयों को आने वाले समय में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी को रिजर्वेशन है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि जो गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी भाई जो उनको रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद जम्मू कश्मीर का गद्दी सिप्पी समुदाय पहाड़ियों को एसटी का दर्जा व अन्य सुविधाएं देने की सरकार के ऐलान से खुश नजर नहीं आ रहा। उधमपुर में आज गद्दी सिप्पी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार उनके हकों की अनदेखी कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेटस के साथ सो कॉल्ड पहाड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे रजौरी और पुंछ और के पहाड़ी को और पाडर के पहाड़ियों को सरकार के इस फैसले का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। हम वो लोग हैं जो कम से कम 10 से 20 किलोमीटर दूर दराज के क्षेत्र से आकर अपने कैंपस के अंदर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो सिटी के लोग हैं। सरकार खुद अंदाजा लगाए कि हम किस प्रकार के उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने में कमजोर है और हम उससे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार उनको हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करती है और जोड़ती है तो हमें भी वही फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए जो सिटी के विद्यार्थियों को उपलब्ध करी जाती है। और अगर आने वाले समय में सरकार ये ना सोचे कि गद्दी सिप्पी स्टूडेंट इतनी ही यूनियन है, सरकार को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो इस बिल को इम्प्लीमेंट करती है तो आने वाले समय के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार में खड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये सरकार सोचती रह जाएगी कि आखिर शांति का संदेश देने वाले, शांति बनाने वाले और एकता का संदेश देने वाले गद्दी सिप्पी स्टूडेंट कार्य क्या रहे हैं। भद्रवाह में आज पेश आए भूस्खलन के हादसे में एक महिला की मौत हो गई और यह हादसा भद्रवाह के सरतिंगल इलाके में आज सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जिसमें एक मकान जमींदोज होने से इस महिला को जान गंवानी पड़ी। मृतका की पहचान किरणा देवी पत्नी वेद कुमार के रूप में की गई है और इस हादसे की सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत अभियान शुरू कर दिया। वहीं डीडीसी चेयरमैन और भद्रवाह के एडीसी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पीड़ित परिवार के लिए रेड क्रॉस की तरफ से फौरी तौर पर 25,000 रुपए की मदद और उसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी होने पर मुआवजा देने का ऐलान भी किया। पड़ रहा है कि ये लोग जो है इस डिजास्टर में इनकी एक जान चली गई है। तो अभी मेरी डी साहब के साथ बात हुई है तो हमने रेड क्रॉस में 25,000 रुपया इनके अकाउंट में डाला है और उसके बाद जो डिज़ास्टर में जो बनता है अंडर रूल तो उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इसका पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे। पोस्टमार्टम के बाद और जब रिपोर्ट आएगी और ये डिज़ास्टर में जो पीछे से एक
स्लिप आई है जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। तो इसमें जो भी जितनी भी मैक्सिमम हेल्प हो सकेगी, अभी कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पर क्योंकि ठंड का मौसम है तो कंबल वगैरह वो भी भेज रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि इसकी दुख की घड़ी में ये जो बहुत गरीब परिवार है इनकी जितनी भी मदद हो सके वो की जाए। कल चूँकि आपको पता ही है काफ़ी भारी बारिश थी, दिन भर बारिश रही, तो लैंडस्लाइड की वजह से मकान कोलैप्स हो गया आज रात को। और वेद कुमार की वाइफ किरणा देवी करके जो उसकी डेथ हो गई, वहाँ बच्चे भी उसके साथ सोए हुए थे। बच्चे दोनों सेफ़ हैं, खुद भी वेद कुमार जो है वो बच गया है, लेकिन एक लेडी की डेथ हो गई है। अभी हम अपनी तरफ से जो है इमीडिएटली 25,000 रुपये रेड क्रॉस से डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हैं। बाकी कंबल और टेंट वगैरह जो भी रेड क्रॉस से हाउस होल्ड आइटम्स है वो दे रहे हैं। और मीनवाइल इसका रिलीफ केस जो है डिज़ास्टर में भी हम तैयार करने जा रहे हैं, ताकि काफ़ी गरीब है, BPL फैमिली है, ताकि इनकी किसी न किसी तरीके से हम मदद कर सकें। हाल ही में हुई बारिश व बर्फबारी के कारण बंद हुई ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और इसे साफ करने में संबंधित विभाग का अमला जुटा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मुगल रोड पर यातायात कब बहाल किया जाएगा। और आपको बता दें कि मुगल रोड बंद होने से राजौरी पुंछ के आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करें ऐतिहासिक मुगल शाहरा की पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शाहरा की बात करें, कल सुबह जो है बर्फबारी के कारण मुगल शाहरा को बंद कर दिया गया है। बात करें आज सुबह की, आज जो है मौसम खुशगवार है और थोड़ी थोड़ी धूप भी लगी। और मुगल शाहरा के हवाले से फिर बात करें तो मुगल शाहरा पर जो है इस वक्त मुगल रोड डिपार्टमेंट की जितनी मशीनरी ऑन स्पॉट पहुंच चुकी है और इस वक्त स्नो क्लियरेंस का काम जारी है। और अभी DSP ट्रैफिक राजौरी पुंछ आफ्ताब बुहारी से भी हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि अभी जो है क्लियरेंस हम नहीं दे सकते। अभी जो है स्नो क्लियरेंस जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट कर रहा है। अभी पुशाना के मकाम से क्लियरेंस किया है, बर्फ काफी ज्यादा थी और अभी बताया नहीं जा सकता कि रोड आज खुलेगी या नहीं खुलेगी। मुगल रोड से आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज। भारतीय सेना द्वारा जोड़ियां के रख मुट्ठी इलाके में महिलाओं को करवाया गया वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स संपन्न होने पर ये कोर्स करने वाली महिलाओं ने आज सर्टिफिकेट वितरित किए। इस कोर्स में कई महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कुकिंग व बेकिंग आदि का कोर्स करवाया गया, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। सेना की तरफ से एक प्रयास है। ये यहाँ पे नहीं, हमारे समय समय पे हर जगह पे हमारी प्रयास है कि जहाँ पे भी हम लोकल के साथ कंधे से कंधे मिला के कुछ कर सकते हैं, कहीं प्रयास कर सकते हैं किसी प्रकार का, जिसमें उनका डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एंड खास करके वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमारा खास करके ज़्यादा जोर है। और ये उसी प्रकार तरफ एक प्रयास था हमारा, ताकि जो यहाँ की जो लोकल लेडीज़ हैं उनको हम अपने घर के नॉर्मल काम से निकाल कर उन्हें कोई स्किल डेवलपमेंट कराए। जैसे कि आपने देखा ब्यूटिशियन कोर्स और सिलाई बुनाई, इन सब कामों में हमने सिखलाई दिया। और मैंने ब्यूटिशियन में पार्टिसिपेट किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारे गांव में जो वोकेशनल सेंटर कोर्स खुला है हमें बड़ा अच्छा लगा, जहां से बड़ा कुछ सीखने को मिला। पढ़ाई के साथ साथ हमें बेसिक चीज़ें भी जहां से सीखने को मिली। थैंक यू टीचर्स का, सभी का और आर्मी के थ्रू जिन्होंने सिखाया हमें सर ने। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरएसपुरा में आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बेरोजगारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर SDM आरएसपुरा रामलाल, BDC चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा और ग्रामीण विकास अधिकारी दिव्यानंदा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कैसे लेना है, उसके लिए ट्रेनिंग कैसे लेनी है इनमें, और एम्प्लॉयमेंट जितना भी है ये सारा जहाँ आ जाए अब जा सकते हैं। तो सर इसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो लोन लेंगे। बैंक वाले जहाँ हैं लोन कैसे लेना है, जैसे कितनी स्कीम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी जेल की, उस स्कीम के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, किस सिलसिले में है।
आम आदमी पार्टी का जम्मू में जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह व अन्य ने जोरदार स्वागत किया। हर्षदेव सिंह ने दावा किया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर उभरते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और आम आदमी पार्टी उनका तहे दिल से स्वागत करती है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में युवा आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, आम नागरिक हो रहे हैं, बुद्धिजीवी ज्वाइन हो रहे हैं, ट्रेडर्स हो रहे हैं, मजदूर किसान हो रहे हैं और अपना विश्वास आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से ये लोग जता रहे हैं, हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी फोर्स बनकर जम्मू कश्मीर में उभरेगी और जो उम्मीदें, जो तवक्कोजात जम्मू कश्मीर के अवाम को मुख्तलिफ पार्टियों से रही और वो उसको पूरा नहीं कर सके, वो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। इसी विश्वास के साथ इन लोगों को हम आम आदमी पार्टी में इंडक्ट कर रहे हैं और ये लोग भी आने वाले वक्त में पूरी शिद्दत के साथ काम करने के लिए कमिटेड हैं, ये इनका कहना है। हम इन सब का तहे दिल से स्वागत करें। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सरकार से कैपेक्स बजट के तहत 3 लाख रुपए तक के कामों की ई टेंडरिंग रोकने की मांग की है। पंचायत कॉन्फ्रेंस ने इस राशि तक के काम ग्राम सभाओं के हवाले करने की जरूरत पर बल दिया ताकि बेरोजगारों को भी रोजगार हासिल हो सके। पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग सरकार से की। और ग्राम सभा जो है वो किसी अपने गांव के बेरोजगार नौजवान को वो 3 लाख तक के काम जो है वो मुहैया करवाए। हम ये नहीं कहते कि सरपंच साहबान काम किसी को दें, ये काम का जो है ग्राम सभा के माध्यम से जो हमारे ग्राम सभा के मोजिज हाजरीन वहां पे होते हैं, उन मोजिज लोगों का ये फैसला हो कि किस शख्स को, किस बेरोजगार नौजवान को ये काम दिया जाए। हम वो चाहते हैं कि 3 लाख तक ई टेंडरिंग बंद की जाए, वो कामकाज किसी बेरोजगार नौजवान को दिया जाए। उसके साथ साथ जो है हमारा बर्फबारी का सीजन इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हो चुका है और 1-1 लाख रुपए की राशि हर एक पंचायत को दी जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का कड़े शब्दों में विरोध किया है और इस संबंध में जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के प्रांत मंत्री अक्षय बलोलिया ने कहा कि ये बिल नई शिक्षा नीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जहां नई शिक्षा नीति कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्वायत्तता प्रदान करती है, वहीं ये बिल यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को छीनने का काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस न लिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का जो है विद्यार्थी परिषद विरोध करती है, क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल है ये जो नई शिक्षा नीति है इसके एकदम जो है उलट है। जहां नई शिक्षा नीति जम्मू के कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है, वही पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज़ की छीन रहा है। तो विद्यार्थी परिषद ने इस बिल का कड़े शब्दों में विरोध किया है और सरकार से ये मांग कर रही है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय पे जम्मू कश्मीर के प्रत्येक कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो सड़कों पर रहेगा। वहीं दूसरा जो हमारा प्रस्ताव रहा है वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य, उसमें विद्यार्थी परिषद ने ये मांग उठाई है कि आगे आने वाले समय में छात्र संघ चुनावों को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए और वहीं जो जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अनुकूलता को देखते हुए उसको भी तुरंत करवाया जाए। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने सरकार से रसाना हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है और इस संबंध में आज सभा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष अपनी ये मांग रखी। ब्राह्मण सभा ने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत जम्मू के लोगों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था, जबकि जम्मूवासी इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहे थे, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। साना मुद्दे को लेकर जो है ये डिमांड की गई है कि सीबीआई इंक्वायरी हो,
जैसा कि आप सब जानते हैं 2018 में आसिफा रेप और मर्डर केस में किस तरीके से एक डिफेमेशन कैंपेन चलाया गया जम्मू के लोगों को बदनाम करने के लिए, और पूरी मीडिया में ये प्रदर्शित किया गया कि जम्मू के लोग जो हैं वो रेपिस्ट की सपोर्टर में यहाँ पर आए हैं, जबकि हम सीबीआई की उस वक्त डिमांड कर रहे थे। तो पिछले कई सालों से अब देखा जा रहा है कि कोर्ट में भी जो प्रोसीडिंग्स है वो ठंडे बस्ते में चली गई हैं, और जो हमारी राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि एसआईटी पर एक एफआईआर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर करी थी, वो आज तक नहीं लगाई गई। तो हमारी यही सरकार से, मोदी जी से गुहार है कि वो राष्ट्रवादी समाज इस जम्मू को बचाएं, और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। जम्मू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुराने शहर के बाजारों में बनाए जा रहे फुटपाथों की परियोजना के खिलाफ दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस परियोजना के खिलाफ आज पुरानी मंडी और आज तिलक रोड बाजार सहित अन्य बाजारों के दुकानदारों ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस परियोजना में कई खामियां निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि ये काम नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, और उन्होंने चेतावनी दी कि ये काम अगर फौरी तौर पर बंद न किया गया तो वो आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएगा। देखिए, हमारी डिमांड यहाँ पे यही है कि जो फुटपाथ बनाने हैं शुरू किए हुए इसको बंद कर दें, वरना हमें किसी भी तरह एजिटेशन करके या किसी भी तरह से हम वहाँ बैठेंगे, इसको नहीं बनने देंगे। हम बेसिकली जो छोटे दुकानदार हैं यहाँ सबके सब, हमारे पास यहाँ पार्किंग किसी के लिए नहीं है। हमारे पास जो भी कस्टमर आता है उसने या 2 व्हीलर लेके आना है या 4 व्हीलर लेके कुछ समय के लिए आना है। अगर गवर्नमेंट हमें ये बोलती है या लोगों को बोलती है आप ई रिक्शा पे बैठ के आओ, यहाँ कस्टमर आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी रिक्वेस्ट है, कल प्रोटेस्ट होगा। आज ही हम प्रोटेस्ट का एक छोटा सा रूप दिखा रहे हैं, कल प्रोटेस्ट बढ़ेगा। इसलिए जो काम शुरू किया गया इसको कृपा करके यहीं पे बंद कर दें। यही हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। बाजार के हालात आपके सामने किसी से छुपे नहीं हुए। ये पुराना शहर है, छोटा शहर है, पूरी तरह से ये फेस्टिवल मार्केट है हमारी। जब आप यहाँ पे कस्टमर को आने ही नहीं दोगे तो हम लोग यहाँ काम किस तरह से करेंगे? हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार इसी पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए आज रिक्वेस्ट है, कल प्रोटेस्ट होगा, इसलिए इस काम को बंद किया जाए। करगिल युद्ध के दौरान बतौर पोर्टल अपनी सेवाएं दे रहे लोगों ने कोर्ट में उनकी सुनवाई न होने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी कमाई कोई में सुनवाई कर पूरी कमाई जो है सुनवाई में लगा दी, लेकिन इसके बाद उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो वो सामूहिक तौर पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। 8 साल से जो कोर्ट के अंदर हमारा केस चल रहा था, उस केस को 9 तारीख को जजों ने खारिज कर दिया, डिस्पोज कर दिया। कि आज मैं पूछना चाहता हूं जजों के आगे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने केस को खारिज करना था तो जब हमारी 2-3 तारीख हुई तो तब आपने खारिज करना था। अब हम 70-80 लाख रुपए जो हमने अपने वकीलों को दे दिया, खर्च कर दिया, वो हम कहाँ से जाएं, कहाँ से लाएं? हम जो लोग इतने बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनें जुमने बेच दी, अपने जानवर बेच दिए, बीबियों के मंगलसूत्र तक बेचकर हमने लोगों ने कोर्ट के अंदर केस लगाया था कि हम लोगों को कोई जॉब मिल जाएगी। अब हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को जॉब नहीं दी गई तो हमारे जितने 300 लोग हैं हम जहां पे जम्मू में कोर्ट के अंदर सुसाइड करेंगे। देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस उद्देश्य की राह में ड्रग्स माफिया कुछ डॉक्टरों की मदद से लगातार रोड़े अटका रहा है। इस काम में जम्मू के जीएमसी अस्पताल के कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जम्मू के जीएमसी में खुले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की। इस केंद्र से जो भी दवाइयां मरीज खरीद कर लेकर जाता है उनमें से आधे से ज्यादा उल्टे पांव वापस आकर दवाइयां वापस कर जाते हैं। मरीजों को दवाइयां वापस करने पर मजबूर करता है और कोई नहीं, उनकी जांच करने वाला डॉक्टर। तो सर इन्होंने जो मुझे 5-6 दवाइयां लिखी हैं कैल्शियम वैल्शियम की, तो यहाँ से वो बोला कि आप दवाई लाओगे तो हमें वापस आके दिखा देना। हमने बोला
मेडिकल में तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी मेडिकल का कुछ काम करते देखते हैं, तो हमने यहाँ से दवाई ले ली जो नॉर्मल गवर्नमेंट शॉप है हॉस्पिटल में ये सर यहाँ पे। तो हम इन्होंने दिए मेरे को दवाई 100 रुपये के आसपास आ गई। हम नीचे गए, पेमेंट कर दी हमने, तो हम नीचे गए तो उनको दिखा दी। मैंने बोला सर दवाइयाँ तो सेम है। कहते नहीं सारी दवाइयाँ गलत है। मैंने कहा एक आधी गलत होगी, तो सॉल्ट तो हम भी पढ़ रहे हैं सर, सॉल्ट तो सेम है। कहते नहीं सारी दवाइयाँ गलत है, आप बाहर से ला। मैंने कहा बाहर से तो लाई। कहते नहीं आप गेट के मेन गेट के उस तरफ से आप दवाइयाँ लाई दुकान वाले से। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ड्रग माफिया है। ये ड्रग माफिया जो काम करता है, ये जन औषधि जैसे जो गरीब लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक जन औषधि इस ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयों की गुणवत्ता पर डॉक्टरों द्वारा उठाए गए सवालों ने मरीजों और ईमानदारों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। अब ये लोग देश के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करें या फिर भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर पर। डॉक्टर नीचे मना कर रहे हैं कि भाई ये दवाइयाँ मैच नहीं कर रही है। अब हम बताइए कि क्या बाहर की दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए या ये वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए? मेहरबानी करके हमारे देशवासियों को ये बता दीजिए कि हमें कौन सी दवाई लेनी है, और फिर हमें पता चलना चाहिए कि क्या हमें मोदी सरकार की दवाइयाँ खानी है या हमें ये गवर्नमेंट दवाइयाँ खानी है, या हमें बाहर जो प्राइवेट दुकान है उनकी दवाइयाँ खानी है। वायलेंस की सॉल्ट सेम है सर, मैं भी पढ़ी लिखूँ, मुझे पता है कि किस दवाई की सॉल्ट क्या चीज़ है। और अब हमें पास कह रहे हैं कि उस दवाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे कहते डॉक्टर साहब कहते ये जो जेनरिक दवाइयाँ ली है, ये जो यहाँ प्रधानमंत्री वाले दवाइयाँ ली, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो रोड के बाहर है दुकानें, उन दवाइयों लेने से फ़र्क पड़ेगा। सर हमें क्या पता, हम तो एक कस्टमर हैं, हमें क्या पता कि किस दवाई, हम तो पेशेंट है, हम तो चाहते कोई भी दवाई दो जिससे हम ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से ड्रग्स माफिया के साथ साथ कमीशन खोर डॉक्टरों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इन केंद्रों के खुलने से उनकी कमीशन भी प्रभावित हो रही है, और लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को नाकाम बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखते हैं कि एक इंजेक्शन आता है, हार्ट का किसी को प्रॉब्लम हो जाए, वो इंजेक्शन कहते हैं तुरंत लेके आओ। वो इंजेक्शन जब आता है तो जो रेट उस इंजेक्शन का होलसेल मार्केट में अगर चले जाओ, वही इंजेक्शन आपको उससे आधे से भी कम दाम पे मिलता है। अब जन औषधि खोल के प्रधानमंत्री जी को उस माफिया को खत्म करने का ये तरीका बनाया उन्होंने कि एक जन औषधि केंद्र खोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह। लेकिन माफिया का राज देखो, माफिया अब अपने आप को डॉक्टरों के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। वो जो ड्रग्स माफिया है ये डॉक्टरों के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, और जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, कोई मेडिसिन लिखवाओगे, वो आके आपको ये कहेगा कि ये जेनरिक है, ये काम नहीं करेगी, इससे आपको कुछ भी हो सकता है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। अब जो बेचारा बीमार है उसने तो ये सोचना है कि मेरे को जब ये काम ही नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा। इन डॉक्टरों की हिम्मत तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री द्वारा खोले गए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित इन केंद्रों में रखी गई दवाइयां को घटिया बता रहे हैं, जबकि इस आधुनिक युग में हर कोई जानता है कि भगवान का दर्जा पाने वाला डॉक्टर पैसों के लिए क्या कुछ कर रहा है, और अब लोग ऐसे लालची डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे जो माफिया काम कर रहा है, ये सब ये मोदी जो औषधि जन औषधि केंद्र मोदी साहब ने जो खोले हैं, ये उनको फेल करने के चक्कर में है, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इसके खिलाफ मैं माननीय एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हिंदुस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डॉक्टर ऐसा लिखते हैं या ऐसा बोलते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। लोगों द्वारा भगवान का दर्जा पाने वाले इन डॉक्टरों को ना तो सरकार का कोई भय है और ना ही भगवान का। ये लोग चंद रुपयों के लिए उन लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं जो इन पर विश्वास कर अपनी जान बचाने के लिए इनकी शरण में आते हैं। जीएमसी से राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
सांबा जिले में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने के मामले की जांच अभी चल रही थी कि जम्मू जिले के नगरोटा ब्लॉक के गांव कैरी में एक ऐसा ही गुब्बारा मिलने से वहां सनसनी फैल गई। जहाजनुमा इस गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ था, जो एक खेत में पड़ा हुआ मिला और लोगों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।